हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्कन वाईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो जून मंथ के अंदर कुछ जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो शॉर्ट न्यूज़ हैं वो न्यूज़ में रही हैं। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में रीड करेंगे कि कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जो हमारे करंट अफेयर्स में कवर नहीं हो पाई और उनको जो बेसिकली हम मिसलेनियस टॉपिक्स में रही हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे हम रीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अगर डिस्कशन स्टार्ट करें, फर्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो पीसी महालनोबी जो न्यूज़ के अंदर रहे हैं और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं हमारे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए क्योंकि बिकॉज जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान है, जो प्लान सिस्टम के थ्रू हमारी इकोनॉमी रन करने लगी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया में जो डाटा कलेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इनको काफ़ी प्रेज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पीसी महालनोबिस की, तो जो जून 29 है वो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है एज ए स्टैटिस्टिक डे के रूप में, संख्या दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इनको कंसीडर किया जाता है कि आईएसआई जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, उसका जो फाउंडेशन है, उसके जो मॉडर्न फादर थे, मॉडर्न स्टैटिस्टिक जो इंस्टीट्यूट है इंडिया का, उसके फाउंडिंग फादर थे। इसके अलावा ये प्लानिंग कमीशन के पार्ट भी रहे हैं, जो बाद में नीति आयोग 2015 1 जनवरी 2015 को जो नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया, तो उस टाइम ये प्लानिंग कमीशन के भी पार्ट थे। और फ्रेंड्स, उस समय जो प्लानिंग कमीशन था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इंडिया की जितनी भी जो पॉलिसी का फ्रेमवर्क था, पॉलिसी जो ड्राफ्टिंग जहाँ किया जाता था, वो बेसिकली प्लानिंग कमीशन के द्वारा ही किया जाता था। और प्लानिंग कमीशन ने उस समय में प्लान वे में इकोनॉमी इस्टेब्लिश की। हर जो 5 ईयर प्लान का जो एक इकोनॉमी बेसिकली एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। 5 ईयर प्लान्स के अंदर में कुछ टारगेट्स रखे गए, जिसके अंदर हम बेसिकली बात करें तो पीसी महालनोबिस इन सर का जो बेसिक कंट्रीब्यूशन है वो सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर है, जिसके अंदर इन्होंने बेसिकली बताया कि हमको इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कैसे उनको कैसे प्रमोट करना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो आप इन इकोनॉमी में इनके बारे में काफ़ी रीड करोगे, इनका कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो इन्होंने बेसिकली स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है इनकी याद में। आईएसआई जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, उसके फाउंडिंग फादर थे। इसके अलावा 1932 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, इन्होंने आईएसआई को इस्टेब्लिश किया था कैलकाटा में। बाद में इसको नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया 1959 में आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इसके अलावा अगर इनकी बात करें, इन्होंने संख्या नाम का एक बेसिकली एक जर्नल है, उसको भी लॉन्च किया। इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक इन्होंने लॉन्च किया था। अगर हम बात करें कि नेशनल सैंपल सर्वे और नेशनल जो एनएसएसओ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनसीएसओ जो है, बेसिकली इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को जो स्टैटिस्टिक की जितने भी डाटा हैं, जो प्रेजेंटली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो मोस्पी नाम की एक इंस्टीट्यूट है, हमारी मिनिस्ट्री है, उसका जो बेसिक वर्क है डाटा कलेक्शन से रिलेटेड, किसी भी लेबर लॉज से रिलेटेड, अगर हम बात करें कि कहाँ पे सीपीआई के भी कुछ डाटा हैं जो उनके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ब्लूप्रिंट जो तैयार किया इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट का, तो उसके अंदर इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये कुछ बातें थी हमारे पीसी महालनोबिस सर के बारे में जो हमको पता होनी चाहिए कि हमारे जो सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट अगर पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो वेंकटरमन कृष्णा मूर्ति सर हैं। ये बेसिकली हमारे जो पीएसयूज़ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो उन पीएसयूज़ को टर्न अराउंड करने में, उनको बेसिकली डेवलप करने में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए इनको फादर ऑफ पीएसयू भी बोला जाता है इंडिया के अंदर में। और अभी ये रिसेंटली पास अवे हुए हैं, अभी इनका डेथ हुआ है, इस वजह से न्यूज़ के अंदर था। ये अपनी लीडरशिप के लिए, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो पीएसयूज़ को इन्होंने टर्न कर दिया इनटू ए प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया के रूप में, जिसमें इन्होंने भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको इन्होंने हेड किया था। भेल एंड द सेल, ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं, उनको इन्होंने हेड किया था। इनका सक्सेसफुल कंट्रीब्यूशन रहा है। पीएसयूज़ को इन्होंने टर्न किया इनटू द प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री के रूप में। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, प्रेजेंट समय में भी हमारी जो कुछ कंपनियां
कंपनियाँ हैं, नवरत्न एंड महारत्न नाम की जो कंपनियाँ हैं कुछ पीएसयूज़ में, जैसे ओएनजीसी है। ओएनजीसी का एक जो ब्रांच है, एक जो सेक्शन है वो है ओएनजीसी विदेश, जो बेसिकली इंडिया से बाहर जितना भी एनर्जी से रिलेटेड एक्सप्लोरेशन करना हो वो कंटिन्यू वो ओएनजीसी विदेश के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इन एनर्जी एक्सप्लोरेशन और इन सब सेक्टर्स में हमारे बाहर के कंट्रीज़ में वर्क किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि इंडियन ऑयल नाम की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा भी काफ़ी अच्छा वर्क किया जा रहा है बाहर, अगर हम बात करें श्रीलंका में या और कोई कंट्रीज है वहाँ पे। तो ऐसे कुछ पीएसयूज़ हैं जिनको डेवलप किया था वेंकटरमन कृष्णमूर्ति सर ने। उन पीएसयूज़ को एक प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया, जिसमें भेल और सेल ये कुछ इंडस्ट्री हैं जिनको इन्होंने हेड भी किया था। ये बेसिकली 1954 में जब प्लानिंग कमीशन में जो पावर प्रोजेक्ट्स थे उसके इंचार्ज हुआ करते थे कृष्णमूर्ति सर। उसके बाद में ये कंटिन्यू ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी इंडिया में काफ़ी डेवलप करेंगे, उसके लिए भी ये जो नींव है वो रखेंगी। इसके अलावा कृष्णमूर्ति सर मारुति उद्योग जो सेक्टर है उसके अंदर में बेसिकली इन्होंने उसके फाउंडिंग चेयरमैन थे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफ़ी जो रीडेवलप करना या इंडिया के अंदर जो बेसिकली ऑन द ट्रैक पे लेके आना, उनके अंदर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम वेरी फेमस एक मॉडल ऑफ द कार की बात करें जो मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और इंडिया में काफ़ी पॉपुलर थी अराउंड द 1980 से लेकर अराउंड द 2000 तक, आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स तक ये काफ़ी फेमस कार हुआ करती थी मारुति 800। आप आज भी आप फ्रेंड्स आपके घर या कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी ये कार। तो इसको जीरो मेंटेनेंस कार बोला करते थे। तो इस मॉडल को लॉन्च करने के साथ जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में एक बूम आया, तो उस इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, इन्होंने मारुति उद्योग को हेड किया था। बेसिकली अगर हम बात करें कृष्णमूर्ति सर की, तो ये कुछ बातें थी जो हमने जानी वेंकटरमन कृष्णमूर्ति सर के बारे में, जो बेसिकली फादर ऑफ इंडियन पीएसयूज, टर्न अराउंड मैन के रूप में भी उनको जाना जाता है, जिन्होंने डेवलप करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पीएसयूज को। फ्रेंड्स, आपको बेसिकली इन जो पर्सनैलिटीज़ हैं इनका नाम अगर आप अपने एथिक्स के पेपर में या जीएस कहीं भी आप कोट कर सकते हो, आप ऐसे के अंदर भी कोट कर सकते हो इनके नाम को, अगर आपको कहीं पे रेफरेंस पॉइंट देना हो अपने आंसर्स में। इसके अलावा बात करें अगर नेक्स्ट पर्सनैलिटी की, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में है। अभी 23 जून को इनकी 69 डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया है। ये अगर इनकी बात करें 1929 में ये बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने थे। फिर 33 साल की उम्र में 1934 के अंदर में वाइस चांसलर बनते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी के। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के यंगेस्ट एवर वाइस चांसलर ये बनते हैं। 1944 में जब देश का आज़ादी का वक्त चल रहा था आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इन्होंने हिंदू महासभा को ज्वाइन किया और उसके प्रेसिडेंट बने फ्रेंड्स। इसके बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स, जब आज़ादी के बाद में पहला जो कैबिनेट बनाया गया उसके अंदर ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे इंडस्ट्री और सप्लाई के। बेसिकली इन्होंने उसी समय में स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सिस्टम किसी भी देश के लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी इकोनॉमी को बूम करने के लिए, उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए उसकी जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो इन्होंने रखी एज जब ये मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई, जो फर्स्ट कैबिनेट के अंदर ये मिनिस्टर रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर की बात की जाए तो इन्होंने आर्टिकल 370 का काफ़ी ज़्यादा अपोज किया था। इन्होंने बोला था कि एक देश में दो निशान नहीं रह सकते। दो प्रधान है, निशान मीन्स द टू प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज वहाँ पे जो बेसिकली चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के रूप में बोला जाता है, तो इस वजह से, और वहाँ पे जो वर्ड था वो उर्दू वर्ड के रूप में यूज़ किया जाता था। उर्दू जो लैंग्वेज है जिसमें सदर रियासत का जो वहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता था। तो जो ऑटोनॉमी दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के थ्रू, उसका इन्होंने काफ़ी अपोज किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इसके अलावा 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ को फाउंड किया और ये भारतीय जनसंघ ही बाद में जो कन्वर्ट होता है भारतीय जनता पार्टी में, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर के आती है और प्रेजेंट टाइम में पावर गेन करती है। प्रेजेंट टाइम में इन्होंने पावर गेन किया। तो फ्रेंड्स 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनती है। तो ये भी एक जर्नी है, अगर आप लिटिल बिट पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट है तो ये भी एक जर्नी है कि कैसे जनसंघ और कैसे जो पार्टी जिसके बहुत कम MP MLA हुआ करते थे और कुछ दिनों में उन्होंने अपना जो कंट्री के ऊपर इलेक्शंस हैं उनके अंदर अपने
विक्ट्री अर्जित की। तो इसके बारे में ये बेसिकली जो आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या थोड़ा बहुत आपको इस टाइप से इंटरेस्ट है तो उस टाइप की बातें हैं ये। भारतीय जनसंघ और जो भारतीय जनता पार्टी की जो जर्नी है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनती है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें आर्टिकल 370, जिसको अभी रिपील कर दिया गया है 2019 में, 5 अगस्त 2019 को जो पार्लियामेंट के अंदर इसको रिपील कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है फ्रेंड्स। तो बेसिकली हमको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि किन किन पर्सनस ने इनका विरोध किया था। बेसिकली हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर ने जो बात बोली थी कि एक देश में 2 प्रधान और 2 निशान, बिकॉज जम्मू कश्मीर हैड दैट सेपरेट फ्लैग भी था उनका, तो उसी वजह से ये इनका अपोज किया गया था। इसके अलावा आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट की अगर स्टेट्स की बात करें जहाँ इंसर्जेंसी काफ़ी अधिक है, तो नागालैंड के अंदर भी या जो मीज़ो अकॉर्ड है, ये जो कुछ अकॉर्ड्स जो साइन किए जा रहे हैं एनजी, तो इन अकॉर्ड्स के अंदर भी बेसिकली ये डिमांड की जाती है कि उनका जो सेपरेट फ्लैग का जो डिमांड है, बहुत सारी ट्राइबल्स के द्वारा जब जो इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ में एक्टिव हैं उनके द्वारा जब भी नेगोशिएट किया जाता है तो उनका एक डिमांड होती है कि जो उनका सेपरेट फ्लैग है उसको माना जाए। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें नेक्स्ट पर्सनैलिटी की अगर बात करें बंदा सिंह बहादुर के बारे में है। बंदा सिंह बहादुर जी की अगर बात करें तो इनको जो अभी रिसेंटली इनका जो शहादत हुई थी उसको ऑब्जर्व किया गया था। रेड फोर्ट के अंदर इनको असैसिनेशन किया गया था इनका बेसिकली। और उस टाइम में जो मुग़ल रूल था इंडिया के अंदर में, इनका जो बेसिकली जो लास्ट टाइम में मुग़ल्स के द्वारा इनको प्रेशराइज़ किया गया कि आप अपना रिलीजन है वो चेंज कर लीजिए, अपनी टेरिटरी को हमको हैंड ओवर कर दीजिए। तो 1716 के समय में इनका बेसिकली असैसिनेशन किया गया वहाँ पे रेड फोर्ट में। तो 1716 की अगर हम बात करें तो उस टाइम में औरंगज़ेब का तो डेथ हो चुका था। औरंगज़ेब का जो डेथ था वो 1707 में था। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बनाना हु वाज द रूलर एट द टाइम ऑफ 1716 इन दिल्ली। तो कौन था बेसिकली यहाँ पे जो राजा था वो कौन हुआ करता था। इनकी अगर बात करें बंदा सिंह बहादुर जी की, बाबा बंदा सिंह बहादुर इनको बोला जाता है। इनकी अगर हम बात करें तो इनका 1670 में इनका बर्थ होता है। और ये इनका बर्थ जो है बेसिकली रजौरी एक जगह है कश्मीर स्टेट के अंदर में, आज भी काफ़ी फेमस जगह है। तो वहाँ पे इनका बर्थ होता है। ये जो खालसा आर्मी है उसके अंदर एक कमांडर और सिख जो एक योद्धा के रूप में रोल प्ले करते हैं। इन्होंने काफ़ी समय मुगल्स को डिफीट किया। इसके अलावा खालसा रूल को इस्टेब्लिश करने का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जब इनका जो समय था उस टाइम में इन्होंने ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया फ्रेंड्स। ज़मींदारी सिस्टम आपको पता होगा फ्रेंड्स कि कितना ज़्यादा हमारे जो कंट्री के जो लोगों को लिए ओप्रेस किया जाता था, जो स्पेशल जो पुअर पीपल्स थे, जो किसान जो लोग हुआ करते थे उनको ज़मींदारी सिस्टम के द्वारा। तो इन्होंने बेसिकली ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया था और प्रॉपर्टी राइट्स ग्रांट की थी जो टिलर्स जो वर्क करते हैं लैंड के ऊपर में उनको। इसके अलावा इन्होंने अपनी जो सिख टेरिटरी है उसको एक्सटेंड भी किया था। और पहले सिख मिलिट्री लीडर थे, सिख धर्म से रिलेटेड मिलिट्री लीडर थे जिन्होंने अपनी टेरिटरी है उसको इन्होंने एक्सटेंड किया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा एक बैटल भी लड़ी गई थी, बैटल ऑफ सोनीपत। और इसके अलावा बहुत सारी बैटल्स हैं जो इनके द्वारा लड़ी गई थी जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है तो इन चीज़ों में फ्रेंड्स। इसके अलावा बात करें इनका 1716 के अंदर में 1617 में इनका असैसिनेशन कर दिया गया इन दिल्ली रेड फोर्ट के अंदर में। इनका एक मेमोरियल है जो प्रेजेंटली आप चंडीगढ़ के पास में जो मोहाली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इनका मेमोरियल है जिसको फतेह बुर्ज के नाम से जाना जाता है। अगर हम फतेह बुर्ज की हाइट की बात करें तो कुतुब मीनार की जो हाइट है उससे भी ज़्यादा इसकी हाइट है फतेह बुर्ज की, जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का मेमोरियल है। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट, हमने जो कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में यहाँ इस लेक्चर के अंदर देखा। अगर हम बात करेंगे कुछ पर्सनैलिटीज़ की तो पीसी महालनोबिस के बारे में हमने देखा कि इन सर ने कैसे हमारे स्टैटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर उसके बाद में हमने पीएसयूज़ जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, तो उन्होंने पीएसयूज़ का कैसे जो टर्न अराउंड किया उनको इनटू द प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री के रूप
रूप में। तो वेंकट रमन कृष्णमूर्ति सर हैं, उन्होंने इनका किया था, उनको अभी रिसेंटली पास अवे हुए हैं। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर की बात की गई हमने, उनकी बात की हमने कि कम्प्लीटली जो कंट्री है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक ही रूल होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 370 का इन्होंने विरोध किया था। इसके अलावा जनसंघ की स्थापना करी थी, पहले इंडस्ट्री और सप्लाई के हमारे मिनिस्टर रहे थे ये। इसके अलावा अगर हम बात करें बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में हमने बात की। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जो इम्पोर्टेंट रोल था, जमींदारी को अबोलिश किया। इसके अलावा जो मुग़ल रूल था उसके अगेंस्ट में इन्होंने कंटिन्यू वॉर के अंदर रहे, ऑफेंसिव रहे उनके खिलाफ में। और सिख जो टेरिटरी थी, सिख रूल की जो टेरिटरी थी, उस रूल को उन्होंने एक्सटेंड किया। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा कबीर दास जी, जिनको हमने कल्चर के अंदर रीड किया है, और इसके अलावा संत तुकाराम जी, उनको भी हमने कल्चर के अंदर रीड किया है। तो बेसिकली कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको हमने कुछ सेक्शंस के अंदर रीड कर लिया है। अभी हमारे कुछ 2 टॉपिक हैं जो अभी पेंडिंग में हैं। इसकी बात करें, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के जो टॉपिक्स हैं वो पेंडिंग में हैं, तो उनके लेक्चर्स भी आपको जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर सही लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।